जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग एलिलिक जीन इंटरेक्शन जो है वो समाप्त किए थे। आज से जो पढ़ना है वो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ना है। लेकिन इससे पहले पढ़ने से पहले आपका वीडियो जो है वो 2 सप्ताह से नहीं जा रहा था और इसके पीछे मेन कारण यही है कि आपका शायद फी पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक फी जमा नहीं किए हैं तो वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करिए, सही समय पर ला करके कोचिंग में या जो नंबर दिया गया है ठीक है उसके माध्यम से क्या करें, अपना फी जमा करें ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिलता रहे। और नहीं तो फिर आपका जैसे 2 सप्ताह बंद करा दिए थे ठीक उसी प्रकार से बंद करा देंगे। हम विवश है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। अगर बंद करा देंगे वीडियो तो हम बंद कर देंगे। तो आप उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करते रहिए, फी जमा करते रहिए। जो लोग, बहुत सारे लोग जमा किए हैं, कुछ लोग नहीं जमा किए हैं, तो सही समय पर जा करके जमा कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज पढ़ते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इनसे इसको हम जोड़े इसलिए हैं, इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था ठीक है, तो इसको जोड़ दिए हैं 2-3 साल पहले से। पहला जो आता है वो आता है एपी स्टैटिक जीन। एपी स्टैटिक जीन क्या होता है? ये ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे नॉन एलिलिक जो जीन होता है उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। ऐसे जीन जो दूसरे नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीस्टेटिक जीन कहते हैं। लिखेंगे डेफिनेशन, ऐसे जीन जो दूसरे नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को कम कर देते हैं उसे एपीस्टैटिक जीन कहा जाता है। एपीस्टैटिक जीन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कुत्ता में बालों का रंग। कुत्ता में बालों का रंग वाला जो जीन होता है उस जीन को हम लोग एपीस्टैटिक जीन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डेफिनेशन वो है आपका पॉलीजेनिक जीन। पॉलीजेनिक जीन ये क्या होता है? जब कई जीन मिलकर किसी एक लक्षण का नियंत्रण, जब कई जीन मिलकर किसी एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं तो उसे पॉलीजेनिक जीन कहा जाता है। उसे पॉलीजेनिक जीन कहा जाता है। जैसे गेहूं में दाने के रंग का नियंत्रण 2 जीन के द्वारा होता है। गेहूं में दाना का जो नियंत्रण होता है, उसके रंग का जो नियंत्रण होता है वो कितने जीन का द्वारा होता है? 2 जीन के द्वारा होता है। इसलिए उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? जो दाने के रंग का नियंत्रण कर रहा है पॉलीजेनिक जीन बोलेंगे। दूसरा जो होता है मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण 3 जीन के द्वारा होता है। 3 जीन के द्वारा होता है। और ये 3 जीन जो एक लक्षण त्वचा के रंग को नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए इनको भी हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक जीन कहेंगे। तो ये 2 है, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते रहते हैं। इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेशल क्रॉस। स्पेशल क्रॉस, और इस स्पेशल क्रॉस में पहला जो हेडिंग आएगा वो आएगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस क्या होता है? जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतति होता है उसका क्रॉस जो है वो किसी प्रभावी या अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस का। तो इसमें लिख सकते हैं जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। अगर आप इसमें देखें तो बैक क्रॉस जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं आउट क्रॉस, और सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग आएगा आउट क्रॉस। इसमें लिखेंगे जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस प्रभावी लक्षण वाले जनक से कराया जाता है, तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये मेल है, ये फीमेल। यहाँ पर कैपिटल टी लंबा के लिए, स्मॉल टी बोना के लिए, इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो इधर से आता है कैपिटल टी, इधर से कौन आएगा? स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो पीढ़ी जन्म लिया है इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा पीढ़ी? F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतति है, इस संतति का क्रॉस किससे कराना है? F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस प्रभावी लक्षण वाले कौन है? यहाँ पर ये है, तो इसके साथ कराएंगे। तो क्रॉस कराने के लिए कैपिटल टी रखेंगे, और जब कैपिटल टी रखेंगे तो कौन आएगा? कैपिटल टी ही सिर्फ आएगा, है कि समयुग्मजीय अवस्था में है, और इधर विषमयुग्मजीय अवस्था में, तो दोनों तरफ से इनका क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, फिर क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो है, अगर यहाँ पर लक्षण प्रारूप हम लोग मान लें कि ये लंबा है और ये बौना, तो ये जो संतति उत्पन्न होगा ये कैसा होगा? लंबा होगा। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी कैसा होगा? लंबा। तो यहाँ से अगर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात देखें, लक्षण प्रारूप का अनुपात तो वो आएगा 1:1, लंबा दोनों है। और जीन का जो अनुपात आएगा, जीन प्रारूप का अनुपात वो आएगा, एक समयुग्मजीय अवस्था में है और एक विषमयुग्मजीय अवस्था में। तो यहाँ से जीन प्रारूप का अनुपात जो आएगा वो भी कितना आएगा? 1:1। तो आउट क्रॉस क्या होता है? जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस किससे कराते हैं? प्रभावी लक्षण वाले जनक से कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस बोलेंगे। और आउट क्रॉस में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है। इसको नोट करिए, इसके बाद देखते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करके निकालना है। टेस्ट क्रॉस ये क्या होता है
जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस अप्रभावी लक्षण वाले जनक से कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये अप्रभावी लक्षण इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 इंटू अप्रभावी लक्षण या F1 इंटू प्रभावी लक्षण, इस प्रकार से। तो F1 का मतलब क्या है? पहला पीढ़ी है और पहला पीढ़ी गुने का क्रॉस किससे कराना है? अप्रभावी लक्षण से, तो ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनक ये मेल और ये फीमेल, इधर लेते हैं कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आएगा एक तरफ से कैपिटल टी और एक तरफ से स्मॉल टी। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। और इस F1 का क्रॉस अब किससे कराना है? अप्रभावी लक्षण से। तो जो बौना होता है वो क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। तो इसको से स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे और जब स्मॉल टी से क्रॉस कराइएगा तो इधर जो आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और एक आएगा स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये होगा लंबा, और स्मॉल टी है तो ये कैसा होगा? बौना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लक्षण प्रारूप के अनुपात, लक्षण प्रारूप में एक लंबा है और बौना भी कितना है? 1 है, तो वो भी कितना आएगा? 1:1। और अगर जीन प्रारूप का अनुपात तो देखिए अनुपात, तो जीन प्रारूप का अनुपात जो है वो एक समयुग्मजीय अवस्था में है और एक विषमयुग्मजीय अवस्था में है। ये भी कितना होगा? 1:1। क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पर पूछता है। पहला पूछता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो F1 का जब हम लोग अप्रभावी लक्षण से क्रॉस कराते हैं उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि टेस्ट क्रॉस का जो लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप का अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:1। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब नया टॉपिक एक पढ़ना है और वो पढ़ना है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। और एक वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो बताया था सटन और बोवेरी नामक 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये कब बताया था कि जब गुणसूत्र का खोज हो गया था तो उन्होंने ये बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्रों का क्या होता है? व्यवहार होता है। जैसे जीन या एलील व्यवहार करते हैं, जैसे वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर को ले जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते समय स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का भी व्यवहार जो होता है वो एलील के समान होता है। और ये भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और किसी कैरेक्टर को साथ साथ क्या करते हैं? संचालित करने में सहायता करते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सटन एवं बोवेरी को गुणसूत्र के जानकारी होने के बाद उन्होंने क्या बताया कि गुणसूत्र का व्यवहार भी जो होता है वो किसके समान होता है? जीन या एलील के समान होता है। इसमें लिखेंगे गुणसूत्र के जानकारी होने के बाद सटन, साइंटिस्ट का नाम है, एवं बोवेरी ने बताया कि गुणसूत्र का व्यवहार जीन के समान होता है। जैसे जिस प्रकार से जीन व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से कौन व्यवहार करता है? गुणसूत्र व्यवहार करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेंडल के प्रयोग को
इन्होंने मेंडल के प्रयोग को गुणसूत्र के द्वारा समझाया। इन्होंने जो मेंडल जो एलील या जीन के द्वारा अपना प्रयोग किए थे, इन्होंने उसी प्रयोग को क्या किया था, किसके सहायता से किया था, गुणसूत्र के सहायता से किया था। तो गुणसूत्र की जानकारी होने के बाद सटर और बोवेरी ने बताया कि गुणसूत्र का व्यवहार जीन के समान होता है। इन्होंने मेंडल के प्रयोग को गुणसूत्र के द्वारा समझाया और बताया कि जीन के समान गुणसूत्र भी जोड़े में मौजूद होते हैं। अब आता है कि जो गुणसूत्र है और जीन है उसके व्यवहार में तुलना, दोनों में किस प्रकार से समानताएं मौजूद होती है उसके तुलना करेंगे और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे गुणसूत्र हेडिंग, गुणसूत्र एवं जीन के व्यवहार में तुलना, गुणसूत्र एवं जीन के व्यवहार में तुलना। एक तरफ लिखेंगे गुणसूत्र और दूसरी तरफ जीन। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, गुणसूत्र जोड़े में मौजूद होते हैं। ये जोड़े में मौजूद होते हैं। इधर में लिखेंगे जीन, ये भी जोड़े में मौजूद होते हैं। करने का मतलब जिस प्रकार से जीन जो होता है वो जोड़ा में मौजूद होता है, ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है वो भी किस में मौजूद होते हैं, जोड़े में मौजूद होते हैं। अगर सेकेंड पॉइंट देखें हम लोग, उसका लिखेंगे युग्मक में या युग्मक निर्माण के समय एक युग्मक में केवल एक प्रकार का क्रोमोसोम, एक प्रकार का एलील मौजूद होता है। लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, कि युग्मक निर्माण के समय एक युग्मक में केवल एक प्रकार का एलील मौजूद होता है या क्रोमोसोम मौजूद होता है। इधर भी लिखेंगे, इसमें भी वही सेम पॉइंट, युग्मक निर्माण के समय युग्मक में केवल एक प्रकार के जीन मौजूद होते हैं। और इधर जीन के जगह पर क्या कर देना है, क्रोमोसोम कर देना है। बाकी पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। एक एक पॉइंट और है, पहले इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे गुणसूत्र में कि अलग अलग गुणसूत्र का स्वतंत्र विसंयोजन होता है, स्वतंत्र विसंयोजन होता है। और जीन में लिखेंगे अलग अलग जीन का भी स्वतंत्र विसंयोजन होता है। इसके बाद क्रोमोसोम के गुणसूत्रीय सिद्धांत को देखेंगे क्रॉस करा करके। तो ये एक एक पॉइंट क्या कर लीजिए, वहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको क्रॉस से समझते हैं। जो नोट नहीं कर पाए होंगे वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। एक बॉक्स बना करके उसको वहां से नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रोमोसोम का वंशागति और क्रोमोसोमल थ्योरी। इसमें देखिए ये जो है वो क्रोमोसोम है, इस प्रकार से क्रॉस कराने के लिए उन्होंने लिया था। इधर मेल और इधर फीमेल। इसमें कैपिटल टी
और इसमें स्मॉल टी जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे एक संकर संकरण, ठीक उसी प्रकार से होगा। फर्क इसमें क्या है कि क्रोमोसोम साथ साथ रहेगा। अब इस क्रॉस में इधर से बता दें कैपिटल टी आएगा, ये समयुग्मजीय अवस्था में है तो इनमें से कोई एक आता है, इधर भी समयुग्मजीय अवस्था है तो इसमें से भी कोई एक आएगा, तो इधर से और इधर से भी, और इन दोनों के क्रॉस से यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार से, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसका क्या करा, ये जो है दो जनकों के क्रॉस उत्पन्न होने वाले पहले पीढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी बोलते हैं। और ये F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न होने वाले संतति हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये कैसा होगा, लंबा होगा। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये लंबा है और ये कैसा है, बौना है। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग। और सेल्फिंग में हम आपको बताए थे कि इसी प्रकार के जीन प्रारूप वालों के क्रॉस इसी से कराते हैं। कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी बनेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो बनेगा इसके साथ स्मॉल टी के साथ, तो सेकेंड जो आएगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब थर्ड क्रॉस जो होगा वो स्मॉल टी से इस कैपिटल टी में कराएंगे, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और फोर्थ जो क्रॉस होगा वो स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से होगा, तो कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो है ये कैसा होगा, लंबा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी कैसा होगा, लंबा। और ये स्मॉल टी है तो ये बौना होगा। अगर आप देखिए तो ये कैपिटल टी तो समयुग्मजी लंबा होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो विषमयुग्मजी लंबा होगा। ये जो है वो भी विषमयुग्मजी लंबा होगा और ये कैसा होगा, समयुग्मजी बौना। यहाँ से अगर लक्षण प्रारूप का अनुपात देखें, लक्षण प्रारूप का अनुपात, तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप का जो अनुपात आएगा वो लंबा का संख्या कितना है 3 और बौना का संख्या कितना है 1, तो आएगा 3:1। वहीं जीन प्रारूप का अगर अनुपात देखें, प्रारूप का अनुपात, तो वही आएगा। समयुग्मजी लंबा कितना है 1, विषमयुग्मजी लंबा कितना है 2 और समयुग्मजी बौना कितना है 1 है, तो 1:2:1। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से मेंडल ने गुणसूत्र के द्वारा क्रॉस करा, जीन के द्वारा क्रॉस करा करके 3:1 या 1:2:1 का रेशियो दिया था, ठीक उसी प्रकार से सटन और बोवेरी ने गुणसूत्र के द्वारा मेंडल के क्रॉस को क्या किया था, समझाया था और वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, सिद्धांत दिया था। फिर उसके बारे में डिटेल जो जानकारी दिया था उसके बारे में वो एक और साइंटिस्ट है थॉमस मॉर्गन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लेंगे T.H. मॉर्गन, इसका पूरा नाम होता है थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था कि जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसको स्थापित किया था और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो ड्रोसोफिला मेलोनोगेस्टर, जो एक फ्रूट फ्लाई होता है मक्खी जैसा, ठीक है, उसके ऊपर किया था और उसके ऊपर प्रयोग के द्वारा उन्होंने वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को क्या किया था, लोगों के सामने उसको प्रूव किया था, स्थापित किया था। तो इसमें लिख सकते हैं T.H. मॉर्गन ने T.H. मॉर्गन ने वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को ड्रोसोफिला, ध्यान रखना किसके ऊपर प्रयोग किया था, ये पूछता है,
ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर ये फ्रूट फ्लाई है पर अपने प्रयोग के द्वारा स्थापित किया। इन्होंने क्या किया था कि अपना जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था? फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर। और इसके ऊपर अपने प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या लोगों को समझाया था कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जीन होते हैं, जीन का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से कौन व्यवहार करते हैं? गुणसूत्र भी व्यवहार करते हैं। अर्थात जो सटन और बोवेरिन ने बताया है वो बात क्या है? सही है। अब बात होता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर का ही चयन क्यों किया था अपने प्रयोग के लिए? से वहाँ पर बताए थे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। ठीक उसी प्रकार से टीएच मॉर्गन जो थे वो अपने प्रयोग के लिए फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर का चयन क्यों किया था? तो समझते हैं। पहला चीज कि ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर जो है उसको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा इसका मेन चीजें हैं कि इसका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, मात्र 2 सप्ताह का होता है। थर्ड अगर बात करें तो ये भी क्या करता है? एक साथ बड़ी मात्रा में संतति को उत्पन्न कर सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें नर एवं मादा जो होते हैं उनका आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान किया जा सकता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट की बात करें, इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? कम होती है। अर्थात कहने का मतलब 2n = कितना होता है? 8 होता है। इसमें लिख सकते हैं कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया? हेडिंग, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया? इसमें पहला पॉइंट आएगा, इसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा चीज, इसका जो जीवन काल होता है वो मात्र कितने सप्ताह का होता है? 2 सप्ताह का। इसका जीवन काल 2 सप्ताह का होता है। थर्ड, इसमें गुणसूत्र की संख्या कम होती है। और जब गुणसूत्र की संख्या कम है तो गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करने में क्या होगा? आसानी होगा। कम होती, इसमें लिख लेंगे 2n = 8। डिप्लॉयड कोशिका में कितना क्रोमोसोम होता है? 8 होता है। इसके बाद अगर बातें कर नेक्स्ट 4 पॉइंट देखें, बातें करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या यह बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न करता है। और 5वां पॉइंट, इसमें नर एवं मादा की पहचान आसानी से होती है। नर एवं मादा की पहचान आसानी से होती है। अब अगर आपको पूछेगा कि फिर इन्होंने ये जो चयन किया और प्रयोग द्वारा इसको समझाएं, तो ऊपर अभी जो हम प्रयोग कराए हैं गुणसूत्र के द्वारा, ठीक है ना, उसी प्रयोग को इसके नीचे भी क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या कर देना है? उसी प्रयोग को गुणसूत्र के द्वारा जो अभी बनाए थे उसी को क्या कर देना है? इसमें समझा देना है। तो ये इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? पहला क्वेश्चन पूछता है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत देने का काम जो किया है वो सटन और बोवेरी ने किया है। दूसरा चीज है कि वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने समझाया था, किसने प्रूव किया था? वो है टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था?
वो है कौन, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 2n = 8। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या पूछेगा एग्जाम में आएगा सब्जेक्टिव में कि वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को समझाएं। तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को यहाँ से इसके बारे में लिखना है और फिर वो जो हम क्रॉस कराए हैं उस क्रॉस को क्या कर देना है, वहाँ पर करा करके लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप लिख देना है। बाकी विशेष जो है वो हम आप इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए